आओ, महाद्वीपीय एवं महासागरीय संचलन। मुद्दा जो हमारा है वो है महाद्वीपीय एवं महासागरीय संचलन। मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, है ना। जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है, जो ओशियंस है, वो उसका मूवमेंट। कॉन्टिनेंट जो हमको लगता है कि एक जगह स्थिर है, वो स्थिर नहीं है, वो धीरे धीरे मूव कर रहा है, जो हमें पता नहीं चलता है ना। इसी में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि चलो भैया, ये पृथ्वी पर कितना % पानी है। वो बचपने वाला था नोनी, ये आएगा 70% और 30% वाला सबको याद है। ये एग्जैक्ट याद रखो। 70.8% जल है और 29.2% स्थल है। ये है वाटर और ये है लैंड। इतना स्थल है, लैंड है, बहुत छोटा सा बारीक सा चीज़ है। आ जाएगा 70.2, 70.3, 70.4 गलत हो जाएगा, 70.8 ना। आइए, महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह विस्तार। अब देखो आप, हमें क्या करना है, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं महाद्वीपीय एवं महासागरीय संचलन, इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने थियरीज दी हैं, सिद्धांत दिए हैं, ठीक। आइए, 1908 में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया। 1908 महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत B.F.B. टेलर ने दिया। किसने दिया? F.B. टेलर। F.B. टेलर ने दिया। F.B. टेलर महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, है ना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इंग्लिश में क्या होगा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अमेरिका के जियोलॉजिस्ट F.B. टेलर, उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी 1908 में ना। तो एकदम सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ देगा सीधा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी? F.B. टेलर। और ये कौन था? अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, अमेरिकी भूवैज्ञानिक इन्होंने दिया, ठीक। अब इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया, इनके अनुसार क्या था कि जो स्थलखंड लैंड फॉर्म्स हैं, जो अर्थ पर जो लैंड फॉर्म्स हैं, वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहे हैं। वही ऐसे है, वो इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं। तो इनका ये जो सिद्धांत था, किस पर सिद्धांत था? स्थलखंड, लैंड फॉर्म, स्थलखंड क्षैतिज रूप से संचलन कर रहे हैं, क्षैतिज संचलन कर रहे हैं। इनका क्षैतिज संचलन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है। किसका बोल रहे हैं? स्थलखंड का। तो इन्होंने बोला था कि जितने भी महाद्वीप हैं पृथ्वी पर, वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं, ये कहना था इनका। लेकिन सवाल पैदा होता है कि किसकी वजह से मूव हो रहा है? इसका जवाब इन्होंने दिया, ज्वारीय शक्ति, टाइडल पावर, है ना। ये स्थलखंड क्षैतिज संचलन किसके कारण कर रहे हैं? कारण किसके कर रहे हैं? ज्वारीय शक्ति के चलते ये संचलन कर रहे हैं। टाइडल पावर, टाइड, ज्वार हल्का से पता है कि नहीं? ज्वार भाटा आपको, ज्वार पढ़े हो आप? ज्वार भाटा किसकी वजह से होता है? सूरज के चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, है ना। उसके जो अट्रैक्शन है, क्योंकि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, तो उसका भी एक आकर्षण बल होता है, और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाती है, तो उसका भी एक आकर्षण बल होता है ना, है ना।
तो उसके कारण समुंदर के जो सागर के पानी है उनका स्तर उठता है, वही ज्वार है, और उनका जब वापस गिरता है तो वही भाटा है। टाइड्स एंड ईव सुने थे ना, टाइड्स एंड ईव पहले पढ़े हो आप? हाँ, तो ये इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। सीधे सीधे क्वेश्चन, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी है? अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एफ.बी. टेलर ने दी है। और इन्होंने इसमें क्या कहा कि कॉन्टिनेंट्स हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, किसके कारण? द कॉज ज्वारीय शक्ति, है ना, ये है, आपको याद रखना है। फिर 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। 1912 में 1912 महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन किसने दिया भैया? अल्फ्रेड वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर ने, अल्फ्रेड वैगनर ने दिया। मैं गलती से 1900 वो बोल गया था ना, अल्फ्रेड वैगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1915 बोल गया था पहले, कभी बीच में आया होगा तो 1912 है ना। इन्होंने भी अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कब दी? 1912 में। ये भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ही थ्योरी है ना इंग्लिश में। एक और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में, 1912 में, ठीक। लेकिन तब लोग इनको मान ही नहीं रहे थे, इनको मान ही नहीं रहे थे। अब देखो अल्फ्रेड वैगनर ने अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या कहा। देखो, उनका कहना था कि ये पूरी पृथ्वी, ये जो पूरा पृथ्वी है, शुरुआती दौर में जितने भी महाद्वीप हैं सब एक साथ जुड़े हुए थे। आज जितने भी आपको कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं वो सब एक साथ जुड़े हुए थे, एक साथ। और इसको क्या कहा जाता था? पेंजिया। इसको क्या कहा जाता था? पेंजिया, पेंजिया, इसको कहा जाता था पेंजिया, ठीक। ये सारे कॉन्टिनेंट और अगल बगल पूरा जल था, एक महासागर था ना, एक ओशियन था, एक ही ओशियन था, अगल बगल एक महासागर था जिसका नाम था पैंथालासा। इसका नाम क्या था? पैंथालासा, पैंथालासा, पैंथालासा था, ठीक। शुरुआती दौर में वैगनर ने कहा कि जब पृथ्वी, शुरुआत में पृथ्वी का जब एवोल्यूशन हुआ, कितने जानते हो? 4.6 अरब साल पहले, 4.6। ये जो पृथ्वी हमारी आई है ना, इसकी उम्र लगभग है 4.6 अरब वर्ष। कितनी पुरानी है ये? एक अरब में कितना करोड़ होता है? 100 करोड़। एक अरब में 100 करोड़ होता है। इसका मतलब 460 करोड़ वर्ष पुरानी है पृथ्वी। इनके अनुसार 460 करोड़ वर्ष पुरानी है पृथ्वी। तब पृथ्वी ऐसी थी। वैगनर का कहना है कि पृथ्वी शुरुआत में ऐसी थी। एक सारे महाद्वीप आज आपको जो साथ दिख रहे हैं वो एक साथ जुड़े हुए थे, और क्या कहलाता था वो? पेंजिया। उसके चारों तरफ पानी ही पानी था, जिसको क्या कहते थे उस समय? पैंथालासा। फिर वैगनर ने कहा कि कार्बोनिफेरस युग में ये सब जुड़े हुए थे, ठीक। कार्बोनिफेरस युग में ये सब आपस में जुड़े हुए थे। कब की बात कर रहा है? कार्बोनिफेरस। कौन सा युग? देखो अब लास्ट में पढ़ेंगे भी ना, पूरा पृथ्वी का जियोलॉजिकल हिस्ट्री, टाइम स्केल पढ़ेंगे, वहाँ आप जान जाओगे कि कब कार्बोनिफेरस आ रहा है, कब क्या आ रहा है, सब जान जाओगे। फिलहाल के लिए ये कब की बात हो रही? कार्बोनिफेरस पीरियड की बात हो रही। कार्बोनिफेरस पीरियड की बात हो रही है। ये पीरियड कौन सा है? ये जब एक साथ जुड़े हुए थे, ठीक। और ये जो है ये वास्तव में किसके ऊपर तैर रहा था? तो ये तैर रहा था सियाल और सीमा के ऊपर। सियाल और सीमा याद आ रहा है? सियाल और सीमा याद है आपको? ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महाद्वीपीय भूपर्पटी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महाद्वीपीय भूपर्पटी,
और ये ओशनिक क्रस्ट, ये ओशनिक क्रस्ट, तो इनके ऊपर ये तैर रहा था। ये पेंजिया जो है उस क्रस्ट के ऊपर तैर रहा था। कार्बोनिफेरस युग की बात हो रही। अब युग आगे बढ़ेगा, युग आगे बढ़ा, युग आगे बढ़ा तो आया क्या, जुरासिक युग। ठीक, कार्बोनिफेरस के लास्ट में, ये युग ऐसा है लंबा लंबा है ना, करोड़ों साल का युग है एक युग। तो कार्बोनिफेरस युग चल रहा था, तब इस प्रकार से पेंजिया तैर रहा था। कार्बोनिफेरस के अंत, लास्ट चरण में, लास्ट स्टेज ऑफ कार्बोनिफेरस पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड हुआ क्या, तीन बल के कारण, कौन कौन सा बल, एक तो चंद्रमा का आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ मून, चंद्रमा का आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ मून, चंद्रमा का आकर्षण बल। दूसरा अट्रैक्शन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ, वही होगा, हाँ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, और पोलार ध्रुवी फीलिंग बल, इसको बोलते हैं पोलार फ्लीइंग फोर्स। देखो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है ये, कि वैगनर के अनुसार क्या हुआ, ये तीन बल कौन कौन सा, चंद्रमा का आकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और ध्रुवी फ्लीइंग बल, है ना, फ्लीइंग फोर्स, इनके कारण क्या हुआ, ये पेंजिया टूट गया। इनके कारण ये पेंजिया टूट गया, दो भागों में टूट गया, है ना। इन बलों के चलते कार्बोनिफेरस के युग में इस शुरुआत में ऐसी स्थिति थी, लेकिन कार्बोनिफेरस युग के अंतिम चरण में ये पेंजिया टूट गया। किसके चलते, चंद्रमा के आकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और ध्रुव के ध्रुवी फीलिंग फोर्स, ये इसके चलते ये टूट गया। अब टूट गया तो क्या हुआ, बीच में पानी भर गया, ये क्या बन गया, टेथिस सागर बन गया। बीच में इन दोनों के क्या आ गया, टेथिस सागर, है ना, टेथिस सागर बीच में आ गया। चलो ठीक है, तो एक देखो शुरुआत में ये था स्थिति, पैंथालासा सागर था और बीच में सारे 7 महाद्वीप जो आपको अलग अलग दिख रहे हैं जुड़े हुए थे, पेंजिया कहलाता था ये। ठीक, कार्बोनिफेरस के अंतिम युग में आते आते हुआ क्या, चंद्रमा के आकर्षण बल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और ध्रुवी फ्लीइंग फोर्स, इन तीनों के चलते पेंजिया टूट गया। बीच में गैप बनेगा तो पानी भरेगा, ये क्या बन गया, टेथिस सागर, ये बीच में टेथिस सागर। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको क्या कहा गया, लॉरेशिया, या फिर इसी को और क्या कहा गया, अंगारा लैंड, ऊपर वाला हिस्सा, इसी को क्या कहा गया, लॉरेशिया या अंगारा लैंड। नीचे वाला इसको कहा गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड कहा गया ना। ठीक है, तो दो हिस्सों में ये पेंजिया टूट गया। ऊपर वाला हिस्से को कहा गया अंगारा लैंड या लॉरेशिया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड ना। चलो भैया ये काम हो गया। आगे चलकर युग आगे बढ़ा, जुरासिक युग आ गया। जुरासिक काल जब डायनासोर आए थे ना, आगे चलकर देखो जुरासिक युग, आगे चलकर कब, जुरासिक युग, ये लास्ट में देखेंगे हम लोग ना, ये युग में परेशान मत होना। अब जुरासिक युग में क्या हुआ, इन्हीं तीनों बल के कारण, ये 3 बल है ना अभी भी काम कर रहे हैं, इन्हीं तीनों बलों के कारण अब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड टूटने लगा, है ना। तो जुरासिक युग में क्या हुआ, यही 3 बल, उपरोक्त तीनों बलों के कारण ना, अबव फोर्सेस, उपरोक्त तीनों बलों के कारण गोंडवाना लैंड
और अंगारा लैंड, अंगारा लैंड टूटने लगा, अंगारा लैंड टूटने लगा, ये भी टूटने लगा, टूटने लगा और अलग अलग भागों में टूट गया। अब देखो ये टूटने लगा तो गोंडवाना लैंड से क्या क्या बने और अंगारा लैंड से क्या क्या बने, प्रश्न आ सकता है ना। और ये जब युग है, चलो देखो आप गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना है, ये देखो ये हिस्सा टूटा, आप ऊपर वाला हिस्सा आप दिमाग लगा लोगे, ये हिस्सा टूटेगा तो इससे क्या क्या बनेगा बताओ। उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप इसी से बनेगा ना, ये वाला, इसी से ग्रीनलैंड भी टूट के बनेगा, ग्रीनलैंड। हालांकि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में ही आता है लेकिन एक आइलैंड है ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा, ग्रीनलैंड भी इसी से बनेगा। फिर बताओ यूरोप भी इसी से बनेगा, यूरोप, यूरोप भी तो इसी से बनेगा, एशिया भी इसी से बनेगा, एशिया, एशिया भी इसी से बनेगा, ठीक। ये हिस्से इससे टूटकर बनेंगे, इससे टूट कर बनेंगे ऊपर और बिखरने लगेंगे धीरे धीरे, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, हाँ ना, जुड़े हुए थे अब दूर हो रहा है, टूटेगा तो दूर होगा। ये हो गया। अब गोंडवाना लैंड से क्या क्या बनेगा भैया, नीचे देख लो, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका बनेगा, अफ्रीका बनेगा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बनेगा इससे, और क्या बनेगा, मेडागास्कर, एक अलग से एक छोटा सा जो थे तो मेडागास्कर भी इसी से बनेगा। और एक और चीज़, प्रायद्वीपीय भारत, इंडिया पेनिनसुला, प्रायद्वीपीय भारत, इंडिया पेनिनसुला, प्रायद्वीपीय भारत, इंडियन पेनिनसुला भी इसी से बनेगा, इसी में गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था वो, समझ गए आप, ये बनेगा। और ये जो आज आप ये अलग अलग देख रहे हो, ये आज महाद्वीपों का जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हो, ये प्लीस्टोसीन युग में बना था, ये आकार अलग हो रहा था, टूट रहा था, और ये महाद्वीपों का जो वर्तमान स्टेटस, वर्तमान स्थिति आप देख रहे हो, करंट सिचुएशन, वर्तमान स्थिति जो आप देख रहे हैं आज ग्लोब में जो दिखता है आपको, यहाँ पर उत्तर अमेरिका, यहाँ पर, इसका फाइनली दूर होते होते ये ऐसा निर्माण कब तक हो गया था, कौन से युग में, प्लीस्टोसीन, कौन से युग में, प्लीस्टोसीन युग में, प्लीस्टोसीन युग में। तो आज वर्तमान में आप ये जो 7 महाद्वीप अलग अलग एक निश्चित दूरी पर देख रहे हैं, ऐसी स्थिति कब आ चुकी थी, प्लीस्टोसीन युग। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे शुरुआत में पृथ्वी कार्बोनिफेरस युग के लास्ट चरण में ये स्थिति थी, एक पेंजिया था, एक टुकड़ा था, पूरे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, क्या कहलाते थे, पेंजिया। चारों तरफ पानी घिरा हुआ था, उसको पैंथालासा महासागर बोलते थे, पैंथालासा ओशियन कहते थे। फिर कार्बोनिफेरस के लास्ट में 3 बलों के कारण, चंद्रमा के आकर्षण बल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और ध्रुवों के फ्लीइंग बल, फ्लीइंग बल के चलते टूट गया। ऊपर वाला हिस्सा क्या बन गया, लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये कार्बोनिफेरस के लास्ट में हुआ। फिर हुआ क्या कि आगे चलकर जुरासिक युग में, जुरासिक युग आया, फिर उन्हीं तीनों बलों के कारण ये भी टूटने लगा, ये भी टूटने लगा जुरासिक काल में, जब डायनासोर आए, है ना, तो ये टूटने लगा। अब उसके बाद धीरे धीरे टूटा है ना, प्रोसेस लाखों वर्ष का है, ऐसा नहीं पट से एक बार में टूट गया और अलग हो गया, लाखों वर्ष का प्रोसेस है। फिर एक अगला युग आया प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन युग आते आते आज जो आप महाद्वीप, ग्रीनलैंड अलग दिखता है और एशिया अलग है, या एशिया यूरोप जुड़े हुए हैं, नीचे अफ्रीका, ये जो स्वरूप आप देख रहे हो आज नक्शे में जो देखते हो, कौन से युग में बन गया था, ये प्लीस्टोसीन युग। यहाँ तक क्लियर है। फिर एक प्रश्न और कि भैया कौन सा स्थलखंड लैंड फॉर्म अंगारा लैंड से बना है और कौन सा इससे बना है। तो बड़ा आसान है, एक ही जगह फंसोगे। ऊपर वाला हिस्सा है तो भैया ऊपर से लेफ्ट वाला हिस्सा टूट के नॉर्थ अमेरिका बना होगा, ग्रीनलैंड भी जाहिर सी बात है वहीं से टूटा होगा, यूरोप भी वहीं से टूटा होगा, एशिया भी वहीं से टूटा होगा, यहाँ कोई समस्या नहीं है। अब एक जगह फंस जाते, नीचे वाले गोंडवाना लैंड से टूट के एक साउथ अमेरिका बना, अफ्रीका महाद्वीप इसी से टूटा होगा,
ऑस्ट्रेलिया भी इसी से टूटा होगा। अब एक जगह फंस जाओ, इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, आपको लगेगा ऊपर से बना होगा ना, हुआ यूं, देखो हुआ यूं, प्रायद्वीपीय भारत जो भारत के हिस्सा है उसको, ये वाला हिस्से को कहते हैं ना पेनिनसुलर इंडिया, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, यही है इंडियन पेनिनसुला। ये है, हुआ ये कि एक गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा ऐसे टूटा है ना। देखो यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पर भारत का समझ जाओ ऊपर वाला हिस्सा इस तरह का ये बन चुका था, उस हिस्से से बना था ना। वो किससे बना था? अंगारा लैंड से, वो एशिया में शामिल था। बाद में एक युग आया कि गोंडवाना लैंड से इस तरह का एक टुकड़ा टूटा और ये धीरे धीरे लाखों वर्षों में इधर बढ़ने लगा, आकर ऐसे टकराया, पहले इधर से टकराया, इस हिस्से से टकराया, एशिया के इस हिस्से से, है ना, मतलब यूरेशियन प्लेट से टकराया। अभी प्लेट नहीं देखे हो ना आप लोग, प्लेट नहीं देखे ना, इसके बाद प्लेट पढ़ाना है मेरे को, समझ जाओगे आप। ऊपर वाला यूरेशियन प्लेट था और ये गोंडवाना लैंड का टुकड़ा आकर टकराया, इधर टकराया। और जब भी क्या होगा, बड़े हिस्से टकराएंगे तो आपको पता है ना, भारी वाला नीचे दब जाता है, हल्का वाला ऊपर उठने लगता है, तो पहाड़ों का निर्माण होता है, पहाड़ों का निर्माण होता है। तो अपन देखेंगे इधर ऊपर में ना, ये वाला इलाके में देखना है, ये वाला इलाका कश्मीर और लद्दाख वाला इलाका, यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, K2 यहीं है ना, K2 भी यहीं है, आपका काराकोरम रेंज, शिवा, वो सब यहीं पर है, काराकोरम। तो पहाड़ बनेगा क्योंकि इधर से टकराया था, इधर पहाड़ बनेंगे, इधर पहाड़ बनेंगे। फिर लाखों वर्ष लगे होंगे इसको यहाँ पहुँचने में, इधर, क्योंकि धीरे धीरे ऐसे आएगा, है ना। अब जब लाखों वर्ष बाद जब इधर टकराया, ये हिस्सा आगे चिपक गया, मतलब समझ जाओ अब ऐसा हो गया, और थोड़ा थोड़ा ये ऐसे उधर के ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इधर टकराया, तो इधर ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन गए। लेकिन उन लाखों करोड़ों साल में हुआ क्या होगा, ये पहाड़ पहले बन गए थे लाखों करोड़ों साल पहले। तो लाखों करोड़ों साल पहले बने तो आपको पता है ना, कोई पहाड़ हमेशा ऊंचा नहीं रहेगा, पूरे बर्फ़ की मार झेलेगा, पानी की मार झेलेगा। तो क्या होता है, उसका अनच्छादन होता है, डेनुडेशन होता है, टूटेगा फूटेगा ना, टूटेगा फूटेगा, तो धीरे धीरे उसका जो ऊंचाई है कम होता चला जाएगा। तो फिर इनकी ऊंचाई लाखों करोड़ों वर्ष में कम हो गई, लेकिन ये तो नया नया बना ना, इसकी तुलना में अभी ये तो नया है, तो ये ऊंचा ऊंचा होगा। इसीलिए आपको ज़्यादा ऊंचे पहाड़ किधर दिखेंगे, भारत के पश्चिमी हिस्से में दिखेंगे कि ईस्टर्न साइड में दिखेंगे। आप बात को समझ रहे हो कि क्यों ईस्टर्न साइड में ये पूरा हिमालय है। देखो ये पूरा यहाँ से ऐसा हिमालय फैला हुआ है, ऐसा है ना। पहले पहाड़ इधर बना कि इधर बना होगा, पहले इधर बना, क्योंकि पहले इस हिस्से से आकर टकराया गोंडवाना लैंड का वो टुकड़ा ना, तो पहले पहाड़ इधर बना होगा। लेकिन भैया जैसे जैसे पहाड़ों की उम्र होती जाती है, बर्फ़ की मार झेलेगा, मौसम की मार झेलेगा, पानी झेलेगा, ऊपरी हिस्सा टूटेगा फूटेगा, विदरिंग होगा, अनच्छादन होगा, टूटेगा फूटेगा, तो भैया उसकी ऊंचाई पीक कम होगा ना। भैया आज अरावली आप कैसे देखते हो, आज आप अरावली देखोगे ना ऐसा दिखेगा, ये अरावली अपने बुढ़ापे में है, पता है तुमको। ये समझ जाओ पृथ्वी की उम्र 4.6 अरब वर्ष है ना, ये 4 अरब वर्ष पहले बन चुका था, 4 अरब वर्ष पहले बन चुका था। ये बात समझ रहे हो कि नहीं, ये बन चुका था उससे पहले ही। कितना बूढ़ा है ये, कितने करोड़ों वर्ष से वर्षा की मार दुनिया भर का झेला, धीरे धीरे घिस घिस के बेचारा ऐसा हो गया ना, आज ऐसा हो गया। लेकिन उसके करोड़ों वर्ष बाद माउंट एवरेस्ट बना, तो अभी भी तीखा है, अभी उसको लाखों साल लगेगा, वो भी, इसका भी हाल यही होगा, लाखों करोड़ों साल बाद यही हाल होगा। पहाड़ पैदा होते हैं, जवान होते हैं, ऊंचे होते हैं, और बुढ़ाएंगे तब तक गंजे चेंदवा हो जाएंगे ना। तो इसीलिए जैसे कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, आपको माउंट एवरेस्ट के इस हिस्से में दिखेंगे, और इधर भी हैं, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है अभी इतने बुढ़ाए नहीं हैं, अभी अधेड़ उम्र के हैं, अभी भी ऊंचे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ऊंचे ये लोग।
वो बाद में देखेंगे, जब पहाड़ माउंटेन देखेंगे ना तब। आज कहाँ हो गए तोला, नींद आते का आज आए, कैसे सोया नहीं है, सोता ही नहीं, दोपहर में नहीं सोता, तो फिर आज नींद कैसे आ रहा तेरे क्लास? अच्छा घूमा है बहुत, हाँ वही मतलब है, काम से ही घूमा। किसी के साथ घूमा क्या अकेले घूमा? सामान के साथ घूमा। तुम्हारी भाषा में सामान का भी दो अर्थ होता है। तुम लोगों की इस युग में जो तुम लोग सामान बोल रहे हो उसके भी दो अर्थ निकलते हैं ना, जिसको और थोड़ा और टेक्निकली बोल, आजकल लोग बोल देते हैं आइटम। हाँ ये सामान तू ही शब्द निकाला था ना अभी। हाँ नहीं ये सब बेकार बात है। ये पुरानी परंपरा है जिसमें लोग, पुरुष प्रधान समाज ने औरत को उपभोग की वस्तु माना। तो जब लोग ऐसे इस तरह के का ये छिछोरे लड़के आइटम, सामान ऐसे शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो ये वास्तव में उस रूढ़िवादी परंपरा को फिर से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि स्त्री जो है वस्तु है, सामान है ना। नहीं है, ऐसा नहीं है। आओ, हाँ इधर आओ, इधर। ये वाला हिस्सा जो आपको दिखता है, ये जो भारतीय प्रायद्वीप है, वास्तव में ये टूटकर कहाँ से आया? गोंडवाना लैंड से आया। इसीलिए वहाँ पे लिखा है प्रायद्वीपी जो भारत है वो अंगारा लैंड से नहीं बना है, वो इससे बना है, गोंडवाना लैंड से टूट के बना है ना। ये बात क्लियर है। यही है इसकी वैगनर का, किसका? वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और वैगनर जर्मन था। कभी कभी ऐसा भी पूछ देता ना, कहाँ का था ये? जर्मनी था, जर्मन शेफर्ड। कहाँ का था ये? जर्मनी ना, ठीक है। अब आगे चलिए भैया। तो ये जब पूरी थियरी दिया ना, अच्छा ये जो पैंथालासा है ना, आगे चलकर और साल बीते होंगे, लाखों वर्ष बीते, पैंथालासा भी अब जो बच गया, क्योंकि ये सब खिसकने लगे ना इधर उधर, तो ये पूरा महासागर भाई वो इधर इधर बीच में फैल गया। और यही पैंथालासा का जो बच गया, यही आज क्या कहलाता है? प्रशांत महासागर में जो बचा हुआ पैंथालासा है, यही आज क्या कहलाता है? प्रशांत, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। बचा हुआ क्यों बोल रहा हूँ भाई? ये सारे अलग अलग बिखरेंगे ना तो सब इधर उधर फैल जाएगा सब। आ जाइए। उसके बाद 1930 में आते हैं। 1908 किसने दिया? 1908 में किसने दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? एफ बी टेलर भी याद रहेगा, चलेगा। टेलर ने दिया 1908 में, टेलर ने दिया। 1912 में वैगनर ने दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वैगनर ने दिया। पेंजिया का कंसेप्ट ये लेकर आया ना। फिर 1930, फिर आते हैं 1930। अभी जब तक मैपिंग में नहीं आएंगे ना उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। आने वाले हैं अपने मैपिंग में आने लगेंगे तो आप लोग अपना वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क ये सब सुनाई देगा आप लोगों को, अलग अलग शहर ना। 1930 में संवहन धारा सिद्धांत दिया। संवहन धारा संवहन धारा, कन्वेक्शन करंट थियरी, कन्वेक्शन करंट थियरी 1930 में दिया। किसने दिया? तो इम्पॉर्टेंट है, आ जाता है लटके झटके। आर्थर होम्स। किसने दिया? आर्थर होम्स ने दिया 1930 में। ये आर्थर होम्स ने दिया, ठीक। अब ये क्या कहता है भैया, कैसे महाद्वीप कॉन्टिनेंट कैसे अपने मूव कर रहे हैं, अपने सिद्धांत दिया इसने बोला
कि मेंटल भाग में आपको पता है ना, जैसे ऊपरी सतह जो 100 किलोमीटर की लगभग ऊंची ये ऊपरी सतह थी, इसको क्या बोलते हैं अपन? क्रस्ट। लिथोस्फीयर, स्थल मंडल की ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं अपन? क्रस्ट बोलते हैं ना, भूपर्पटी, भूपर्पटी। इसके बाद इसके नीचे आता है मेंटल, इसके नीचे क्या आता है? मेंटल, मेंटल आता है ना, मेंटल। और मेंटल का दो भाग होता है, एक तो अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। तो इसका कहना था कि इसी मेंटल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होते हैं ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट सुने हो ना? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना। यूरेनियम क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है यूरेनियम, है ना। यूरेनियम, रेडियम, ये सब क्या है? थोरियम, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अच्छा, तो असल में मेंटल में जो रेडियो एक्टिव तत्व थे, रेडियो एक्टिव तत्व, इसमें क्या हुआ? विखंडन हो गया। क्या हो गया? टूटने लगे ये सब, है ना। डिसइंटीग्रेट होने लगे, विखंडन होने लगा। और जब इनका विखंडन होने लगा तो क्या हुआ? करंट पैदा होने लगा। ये अंदर मेंटल में क्या पैदा होने लगा? करंट, संवहन धाराएं बनने लगी। और ये जो कन्वेक्शन करंट है, ये पहुंचेंगे, इसको टक्कर मारेंगे ऊपर आकर लिथोस्फीयर को। तो टक्कर जब मारा तो फिर ये टुकड़ों में बढ़ गया, टुकड़ों में बढ़ गया। पहले एक टुकड़ा था। रेडियो मेंटल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव तत्वों का क्या हो गया? विखंडन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया। और इसकी वजह से संवहन धाराएं पैदा हुई। क्या हुआ? कन्वेक्शन करंट पैदा हुए। और ये आकर इन्होंने क्या किया? ऊपरी जो हिस्सा है उसको आकर लिथोस्फीयर को टक्कर मारी। और टक्कर मारने से क्या हुआ? महाद्वीपों का निर्माण हो गया। सिंपल सी बात है, बस इतना याद रखना है आपको कि आर्थर होम्स के अनुसार क्या हुआ, कहाँ हुआ। अब प्रश्न बनेगा ज़्यादा, क्योंकि यहीं पर लिखा हुआ है संवहन धारा सिद्धांत। आपसे पूछेगा कि ये संवहन धाराएं कहाँ पैदा हुई? मेंटल में, बस मेंटल में, इतना याद रखना, बस इतना ही बनेगा यहाँ से, ठीक। उसके बाद आइए 1961-62 में, ये 1930 हो गया। 1961-62 में एक और थियरी आई, ये नाम है सागर-नितल प्रसरण सिद्धांत। सागर-नितल प्रसरण सिद्धांत, सागर-नितल प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, प्रसरण सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, ये दी 1961-62 में। गूगल में किधर उधर बहुत सारे ईयर में वो है ना, अभी गूगल में 1960 बता रहा है, लेकिन किताब में 1961-62 बता रहा है ना। चलो, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं ईयर। हैरी गेस किसने दिया? ये हैरी गेस, हैरी गेस, हैरी गेस ने दिया। हैरी हेस, अरे गेस नहीं है, हेस, 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 हैरी हेस ने दिया, हैरी हेस इसने दिया। इसका मतलब जो सी फ्लोर है ना, जो नीचे होता है सागर का, वो फैल रहा है, वो फैल रहा है, बस यहाँ इतना। वो सिद्धांत किसने दिया? इसने दिया। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए मैं बता रहा हूँ कहाँ आने वाला अभी। अब ये हो गई 1961-62 की बात। एक आपको क्या याद रखना है, देखो ईयर किसका याद रखना है। एक तो वैगनर वाला याद रखना 1912, है ना, वो याद रखना ईयर। बाकी सबको याद रखना कौन सा सिद्धांत किसने दिया, वो याद रखना है आपको, एक वो याद रखना। अब जो आने वाला है ये बिल्कुल याद रखना, 1967, 1967 इसमें इन्होंने एक 3 लोगों ने दिया प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया। इसको क्या कहते हैं हम? प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट
टेक्टोनिक्स थियरी। 3 लोगों ने दिया, 3 नाम है यहाँ पर, 1 2 3। पार्कर, दूसरा मॉर्गन और एक मैकेंजी, मैकेंजी। 3 नाम बिल्कुल याद रखना। 1967 में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया। 1967 में, ईयर भी याद रखना। 1967 में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया, 3 लोगों ने दिया, पार्कर, मॉर्गन और मैकेंजी। अब इन्होंने क्या कहा कि भैया ये जिसको वैगनर साहब पेंजिया बोल रहे हैं, पूरा जो अर्थ है, असल में ये बड़े बड़े प्लेट्स के ऊपर है। ये बड़े बड़े प्लेट्स से नीचे, समुद्र के तली के नीचे भी बड़े बड़े प्लेट्स हैं। महाद्वीप जो आपको दिख रहे हैं, स्थलखंड लैंड फॉर्म दिख रहे हैं, उसके नीचे भी बड़े बड़े प्लेट्स हैं, इसने कहा, है ना। तो ये थियरी किसने दी है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, पहला एकदम इम्पॉर्टेंट, 1967 किसने दिया भैया? 3 लोगों ने मिलकर दिया, पार्कर, मॉर्गन, मैकेंजी। पार्कर, मॉर्गन, मैकेंजी। अबे एसी चालू किए अपन, साला खोला हुआ ये। अब वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये खुला हुआ बोल रहा हूँ दरवाज़ा। हाँ क्या? अब हाँ चलो, क्या हो गया? कहाँ हो गया? मोर बाई आ रही इस जल्दी। अच्छा, मोर डॉकी किसका? मोर डॉकी के? हाँ, वो हल्का हल्का सा फूटा है, हल्का सा, पूरी तरह से नहीं हुआ है, मतलब अब तो उसको देखने लगी है, बस वो थोड़ा सा फूला फूला है, पूरी तरह से नहीं फटा है। वो लग रहा है चीरा लगवाना ही पड़ेगा सारा। तो वो मेरी बाई का तबीयत कभी भी ख़राब हो जाता है, कभी भी भड़क जाती है, तबीयत ख़राब हो गई। हाँ ठीक, चलो भैया देखो क्या है, ये मेरी बाई की गलती नहीं है। जब से पृथ्वी बनी है तो कुछ बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है ना, स्त्रियस्य चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जनाति कुतो मनुष्य। इसका अर्थ समझे? स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य कब जागेगा देवता भी नहीं जानते, तो हम कैसे जाने? पुरुष हम मानव कैसे जान सकते हैं? वहाँ स्त्री के चरित्र का मतलब उल्टा मत समझो। वहाँ कहने का मतलब यह कि स्त्री कब क्या सोचती है, कब क्या करेगी, है ना, वो देवता भी नहीं जानते। इतनी कॉम्प्लेक्स है स्त्री का जो मनस्थिति है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। तो इसलिए हम जब देवता भी नहीं समझ पाए, हम कौन से खेत की मूली। और पुरुष का भाग्य, पुरुष कब अचानक सफल हो जाएगा, कब बर्बाद हो जाएगा, ये भी नहीं जानते थे ना। ये है। और बहुत लोग नहीं समझ पाते, वैसे मैं तो समझ जाता हूँ, इसलिए मैं चुपचाप रहता हूँ, क्योंकि इसके लिए 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई यदि आप दीवार में माथा ठोकोगे तो दीवार को चोट नहीं लगेगा, माथे पर चोट लगेगा। एक ये वाली थियरी भी आप पुरुषों को पता होनी चाहिए। और दूसरा एक चीज़ ये है कि वास्तव में स्त्री जो है, कई उसके पूरे जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं कि स्त्री जो है अंदर अंदर घुटती रहती है, इसीलिए उस क्या सोच रही है वो, है ना, उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। पुरुष जो है अपने आप को एक्सप्रेस बहुत ओपनली कर देते हैं, लेकिन स्त्रियां नहीं कर पाती, क्योंकि सामाजिक
बंधन और वो जो ऐसा एटमॉस्फेयर है कि स्त्रियां कई चीज़ों को अंदर लेकर घुटती हैं, बोलती नहीं हैं। पहला वाला र्यूमर था ना, पहला वाला मतलब मजाक था, ये है असली वजह। जैसे आप लोग देखोगे बहुत लोग मूर्ख लड़के, बहुत सारे मूर्ख क्या, बहुत युवा लड़के क्या, वृद्ध पुरुष भी नहीं समझ पाते। असल में क्या होता है, हर माह एक स्त्री जो है वो मासिक धर्म से गुजरती, जिसको अपन मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। वो ऐसी एक नेचुरल क्रिया है कि उस समय स्त्री बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है ना, पुरुष नहीं झेलता, इसलिए पुरुष उसको समझ नहीं पाता। उस समय स्त्री जो है वो बहुत क्रैम्प झेलती है, बहुत मतलब हर महीने उसको ये सब झेलना है। हमारी माँओं ने झेला है, और अगर हमारी माँओं को ये मासिक धर्म नहीं आता, मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं आता, तो हम पैदा भी नहीं हो सकते। उसी प्राकृतिक क्रिया की वजह से तो हम और आप हैं ना। और कुछ धूर्त चुटैयाधारी महिला को पीरियड आता है तो अशुद्ध है, मंदिर में प्रवेश वर्जित है कहते हैं। अरे चूतिया, तो पैदा भी उसी क्रिया की वजह से हुआ है ना। तो उस समय महिलाएं देखना एकदम थोड़ा अजीब, कभी भड़क जाएगी, है ना, कभी भी भड़क जाएगी, कोई बात नहीं हुआ तब भी भड़क जाएगी। लेकिन पुरुषों को समझना चाहिए उस समय कि वो उस समय किस परिस्थिति से गुजर रही है, तो अवॉइड कर दो। अब उसमें रिएक्ट करोगे तो क्या होगा? अबे मारा पीटी तक नहीं पहुंचना है। वही एक दूसरे गाली गलौज कर लेंगे, बड़ी बड़ी बातें बोल देंगे, फिर क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। है नहीं, ऐसा नहीं, पुरुष भी कम नहीं होते, कई जगह उल्टा भी होता है। स्त्री समझदार होती है, पुरुष चूतिए होते हैं ना। लेकिन स्त्री जो है वो मैं तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, समझो। स्त्री का जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम, उसको समझो। नहीं समझोगे तो झगड़ा होगा। आओ ये प्लेट, अब देखो इसको समझते हैं। कोई बढ़िया सा दिखे तब ना। क्या होता है साला, रेजोल्यूशन ठीक नहीं होता ना। ये दिखेगा, ये लो भैया, पूरी पृथ्वी के नीचे कितने ये प्लेट्स हैं। ये इन्होंने दिया ये सिद्धांत, ये प्लेट्स हैं, है ना। इस प्लेट में 7 बड़े मेजर प्लेट्स हैं, बृहद प्लेट, 7 मेजर प्लेट। पहले वो देख लो। प्रश्न बिल्कुल बन सकता है कि इन तीनों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी। इनके अनुसार चाहे सागर की तली हो, चाहे महाद्वीप की तली, इसके नीचे पूरे प्लेट्स हैं। प्लेट्स क्या हैं वास्तव में? 5 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की चौड़ाई, 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की ऊंचाई हो सकती है इन प्लेटों की थिकनेस, मोटाई ना। नीचे हैं ये प्लेट्स, चाहे आप महासागर के तली के नीचे की बात करो, चाहे महाद्वीप की भूपर्वटी की बात करो, इसके नीचे हैं प्लेट्स। कितने बड़े प्लेट्स हैं? 7। कितने बड़े प्लेट्स हैं? 7। एक तो ये पैसिफिक प्लेट नंबर 1, ये जुड़ा हुआ ना, उधर का भी वो जुड़ा हुआ इसमें, प्रशांत महासागरी प्लेट ना। दूसरा उत्तरी अमेरिकी प्लेट 2। नीचे देख लो आप, साउथ अमेरिकी प्लेट 3, यूरेशियन प्लेट 4, यूरेशियन प्लेट 4, ये हो गया। अफ्रीकन प्लेट 5, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये एक बड़ा सा प्लेट है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन 6, और एक नीचे अंटार्कटिका प्लेट 7। बिल्कुल पता होना चाहिए, 7 मेजर प्लेट्स, बड़े प्लेट्स हैं। कौन कौन से? एक प्रशांत महासागरी प्लेट, एक उत्तर अमेरिकी प्लेट, एक नीचे दक्षिण अमेरिकी प्लेट, और जो जिसमें यूरोप और एशिया दोनों शामिल है,
इसमें यूरेशियन प्लेट, ये कौन सा प्लेट है? यूरेशियन प्लेट ना, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये है अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट ना। चलो अब ये बोल रहा है 7 मेजर प्लेट हैं। इसमें आप देख रहे होगे कि जैसे उत्तर अमेरिकी प्लेट, तो इसमें सागर भी है ना, उत्तर अमेरिका महाद्वीप भी है, ग्रीनलैंड भी है, ये तो स्थल है ना। लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ बीच में अटलांटिक ओशन का हिस्सा भी है इसमें। इसका मतलब जितने भी 7 मेजर प्लेट्स हैं उसमें स्थल और जल खंड दोनों है। लेकिन इन 7 में एक प्लेट है जो प्योरली महासागरीय प्लेट है, ओशनिक प्लेट है, प्रशांत महासागर। ये इसके बारे में 2 फैक्ट आपको याद रखने होंगे। एक तो ये सारे प्लेटों में सबसे बड़ा प्लेट है, सबसे बड़ा प्लेट, लार्जेस्ट टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? पैसिफिक प्लेट। लार्जेस्ट टेक्टोनिक प्लेट पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट सबसे बड़ा प्लेट है। दूसरा तथ्य कि ये जो 7 प्लेट है उसमें पूर्णतः महासागरीय प्लेट कौन सा है? यही है पूरा, केवल महासागर ही महासागर है इस प्लेट के ऊपर, है ना, कोई भी स्थल नहीं। बाकी सब जो देखो आप, स्थल भी है, महासागर भी है, यहाँ भी देखो स्थल भी है, वो यहाँ भी देखो आप, ये देखो स्थल भी है, जल भी है, यहाँ भी देखो स्थल भी है, जल भी है। और ये नोनी, ये महाद्वीप है, नीचे सॉलिड लैंड है, उसके ऊपर बर्फ जमी रहती क्योंकि ध्रुव है, वो है तो महाद्वीप बोलते हैं ना इसको। ये है जल। अबे कहाँ गया? आर्कटिक उसमें शामिल है। ये अंटार्कटिक जो है महाद्वीप है नोनी, वो कॉन्टिनेंट है ना। अंटार्कटिका के ऊपर कौन सा ओशियन है? उसके ऊपर साइड। अबे नीचे महासागर है कि नहीं है? क्या नाम है उसका? अबे अब उस साला आर्कटिक ऊपर है, सदर्न ओशियन। सदर्न याद आ रहा कि नहीं आ रहा? सदर्न ओशियन यहाँ था ना ऊपर, सदर्न ओशियन। हाँ तो मेरे को बताने के बाद याद आएगा सालों, वहां मैं बताने आऊंगा। अच्छा चलो, अभी मैपिंग वैपिंग करते करते सब याद हो जाएगा। ये समझ गए आप? इकलौता प्लेट, इकलौता मेजर प्लेट जो प्योरली ओशनिक प्लेट है, कौन सा है? पैसिफिक। मतलब आप एकदम प्लेट 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्लेट 2 ही टाइप के हो सकते हैं, एक या तो कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक या तो महासागरीय प्लेट। ओशनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट या फिर ओशनिक प्लेट। लेकिन 7 बड़ों में जितने भी 6 प्लेट देख रहे हैं आप, दे आर एक्चुअली द ब्लेंड ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट का मिक्सचर है दोनों, बाकी 6। इकलौता प्लेट जो केवल और केवल ओशनिक प्लेट है, पैसिफिक ओशन। क्लियर है बात? कोई शंका? अच्छा ना। अब देखो एक क्वेश्चन आपसे कभी लटके झटके बन सकता है। मैं नहीं बोलता कोर सेक्शन है, इतना याद होना चाहिए, पहले बाद में आते हैं ना। अब छोटे छोटे प्लेट का लोकेशन भी पूछ सकता है आपसे, छोटे छोटे प्लेट का भी। जैसे देखो आप, नॉर्थ अमेरिका प्लेट और साउथ अमेरिका प्लेट के बीच में कौन सा प्लेट है? कैरेबियन प्लेट। लोकेशन पता होना चाहिए ना मैप में। हालांकि ये मैप आपके नोट्स में डलेगा, मैप देखना है। लेकिन कुछ मैप आपको, जैसे कल वाला मैप बनाए हो कौन बनाया कल वाला मैप? आए आज बनाएगी? वो तो मैं सुबह डाल दिया था। हम आदमी जो है, मनुष्य जो है, वो 2 काम रेगुलर करता है, एक खाना और दूसरा पता है। उसके अलावा सारे काम इरेगुलर हो जाते हैं ना। पढ़ाई इरेगुलर, क्लास इरेगुलर, अब वो काम होगा ज़रूर। अब मान लो कोई कनेक्शन कहीं बना लिए हो, ये उल्टा पुल्टा जिसके लिए, तो वहाँ भी रोज़ का कॉल वो भी रेगुलर हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई साला रेगुलर नहीं होगा, वो उसी चीज़ को टालते रहते हो ना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे।
ना, वही गड़बड़ाता है। वही काम तुम्हारे छात्र जीवन में एकदम रेगुलर होना चाहिए अगर सक्सेस पाना है तो। खैर छोड़ो, कैरेबियन लोकेशन देखो आप, कैरेबियन प्लेट, भाई आपसे कई बार ज्योग्राफी ना 50% इज अबाउट मैपिंग। आपसे पूछ देगा भैया कि कैरेबियन प्लेट की स्थिति क्या है, ऑप्शन दे देगा। नॉर्थ अमेरिका प्लेट के पश्चिम में, साउथ अमेरिका प्लेट के पूरब में, तीसरा विकल्प साउथ अमेरिका प्लेट के उत्तर में। सही है, उत्तर में है ना, साउथ अमेरिका प्लेट के उत्तर में। या फिर ऐसा बोल सकता है कि नॉर्थ अमेरिका प्लेट और साउथ अमेरिका प्लेट के बीच में। सही है, ऐसा पूछता है। कोकोस प्लेट देखो आप, कोकोस प्लेट, तो कोकोस प्लेट को ऐसे बोल सकता है कि प्रशांत महासागर और उत्तरी अमेरिका और इसके बीच में, ऐसा भी बोल सकता है। या ऐसा बोल सकता है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के दक्षिण में। भैया मैप में याद रहेगा तब तो आप ऑप्शन क्लिक कर पाओगे। चलो, नहीं तो अब मान लो सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं कभी, तो कोकोस प्लेट पूछ दिए कहाँ होते, और कोई विकल्प है ही नहीं, ये तो का है ना। हाँ, तो कोकोस प्लेट है, कैरेबियन प्लेट, छोटे छोटे प्लेट। इधर देखो आप, आई वो प्लेट दिया ही नहीं इसमें। हाँ, नाचका प्लेट देख लो आप, नाचका भैया इसके साउथ अमेरिका पैसिफिक प्लेट के बीच में है ना, नाचका है ना। एक जुआन डी फूका है, इसमें बताया नहीं, यहाँ है, यहाँ पर है जुआन डी फूका, जुआन डी फूका, फूका, जुआन डी फूका। असल में PH होना चाहिए शायद इसका स्पेलिंग, है ना। चलो, जुआन डी फूका प्लेट यहाँ है, मतलब कहाँ है, साउथ अमेरिका के साउथ पश्चिम, साउथ वेस्ट हो जाएगा ना ये, ऐसे दिशा याद रहना चाहिए ना। आओ इधर आओ, अरेबियन प्लेट देख लो भैया, अफ्रीका, ये अरेबियन प्लेट है। मतलब जो अरब में आप देखते हो ना 7 देश है ना, 7 देश हैं पूरा, क्या बोलते हैं, UAE बोलते हैं कि नहीं, यूनाइटेड अरब एमिराट्स ना, 7 देश हैं, वो इसी में है। उसके बाद इंडियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट ना, इधर इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, कई बार इसको अलग भी ले लेते हैं ना, तो समझ जाओगे आप। बाकी आपके नोट्स में रहेगा। अंटार्कटिका प्लेट देखो एक, इसमें क्या क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, प्लस अंटार्कटिका के चारों ओर से घिरा हुआ महासागरीय प्लेट। इसके ऊपर जितना भी, अंटार्कटिका महाद्वीप के अलावा महासागर भी है ना, सदर्न ओशियन, तो सदर्न ओशियन वाला ये दोनों से बना है, वो चार्ट में रहेगा आपके नोट से। उत्तरी अमेरिका प्लेट देख लो, उत्तरी अमेरिका प्लेट में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप भी है, ग्रीनलैंड भी है, ये बीच में पता ना आपको हिंद महासागर है। अटलांटिक ओशियन का कौन सा हिस्सा है, बताओ कौन सा हिस्सा है? अच्छा चलो, मैं ऐसा एकदम पहले तो दिशा पहले सालों सही करो, ये पूरा मैं खींच देता हूँ ना बीच से, ये लो। अब दिशा में दिक्कत हो रहा मान लो, अब मुझे बताओ साला ये कौन सा हिस्सा है, नॉर्थ वेस्ट हुआ। अटलांटिक महासागर का कौन सा हिस्सा, उत्तर पश्चिमी, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, इसमें शामिल है ना। और ये वाले प्लेट में, इधर वाले प्लेट में कौन सा शामिल हो जाएगा, ये इधर शामिल हो जाएगा। ये देख लो, साउथ अमेरिका प्लेट में कौन सा हिस्सा बनेगा, ये कौन सा हिस्सा है, ये वाला कौन सा हिस्सा है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से बनेगा ना ये। और ये कौन सा हिस्सा बनेगा, बस दिशा में इतना परेशानी क्यों है ना। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में भारत, ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर, बिल्कुल इजी है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ बीच में क्या है, इंडियन ओशन, ये शामिल है उसमें ना। उसके बाद देखो आप यूरेशियन प्लेट, खास ध्यान देखो, यूरेशियन प्लेट यूरोप, एशिया का भाग, एशिया का भाग है, और पूर्वी अटलांटिक, ये देखो दिख रहा है आपको यहाँ थोड़ा सा हिस्सा, इधर क्या है, इधर कौन सा ओशियन है, ये देखो, ये अरे ये है यार, पूर्वी अटलांटिक है कि नहीं इसमें ना। तो कभी कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो ये प्रश्न लास्ट मोमेंट पे आएगा, 10% अचानक भी है ना, वैसे हिस्से में आ जाएगा ये कि भैया बताओ आप कौन से प्लेट में कौन कौन सा हिस्सा शामिल है नहीं। लेकिन आपको मैं बताऊं,
आप इसको केवल नक्शे को रटना नहीं है आपको, ये नक्शे को जब भी पढ़ के गुजरोगे, नक्शे को ध्यान से पढ़ के गुजरोगे तो आप पकड़ लोगे, आप बना लोगे ऑप्शन एलिमिनेट करके ना। आइए अन्य गॉड प्लेटें देखो, माइनर प्लेट्स, कैरेबियन प्लेट, कोकोस प्लेट, माइनर प्लेट्स हैं ये, जुआन डी फूका, नाजका। इधर देखो आप अरेबियन, इधर देखो इंडियन प्लेट, फिलिपिनो प्लेट, फिलीपींस से देखो, फिलीपींस के इधर इसको क्या है फिलिपिनो प्लेट, तो पता लग जाएगा आपको, दिमाग लगा लोगे आप। बस आगे चलते हैं। अलार्म भी बज रहा है और एक साथ सीधे फ़ोन भी आ रहा है। अच्छा टेक अ ब्रेक 5 मिनट का। हाँ तेजेंद्र, पता होना चाहिए। देखो एक छात्र के जीवन में 2 चरण आता है, 2 बार। एक तो जो 12th बेस पर वो वहाँ से अपनी एक दिशा तय कर लेता है, मेरे को CA बनना है, मेरे को नीट क्वालिफाई करना है, मेरे को IIT करना है। लगभग ये 10th के आसपास से तय हो जाता है, स्टूडेंट उस दिशा में चलने लगता है। उस दिशा को लोग अचीव कर लेते हैं तो भैया बढ़िया हो गया ना, बढ़िया पैसा, बढ़िया पोस्ट, IIT कर लिया, नीट कर लिया और CA कर लिया, मतलब स्टेबल हो गया, समाज में अच्छा रुतबा होगा, अच्छा पैसा होगा। लेकिन वो वाला स्टेज कितने लोग क्लियर कर पाते? 2%, 3%। पूरे जितने भी स्टूडेंट हैं 2%, 3% एक्स्ट्रा ब्रिलियंट। हम लोग वो सब नहीं कर पाए और हम लोग अभी यहाँ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, SSC, रेलवे, UPSC, CGPSC। UPSC तो आप भूल जाओ, मैं आप में मतलब भूल जाओ का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों को एक गलत फहमी है। UPSC का धंधा ना सपना दिखाकर बहुत तगड़ा चलता है। सपना दिखाया जाता है, बंगला होगा, गाड़ी होगी, सेलेक्ट हो जाओगे, विधायक सांसद माला फैलाने आएंगे ना, बहुत मतलब ऐसा सपना आपको दिखाया जाएगा ना। आप कौन दिखाता है बताऊं? कोचिंग वाले ही दिखाते हैं आपको ये सपना UPSC का। सोचो IAS बन जाओगे तो क्या होगा, सोचो IPS बन जाओगे तो क्या होगा। तुरंत आप कल्पना में चले जाते हो। एक स्टूडेंट तुरंत साला वर्दी होगा, अपनी गाड़ी होगी पर्सनल, बंगला मिलेगा, 3-4 एकड़ का बंगला होगा। IAS IPS का बंगला होता है ना 3-4 एकड़ का, इतना बड़ा होता है कि उसी में ऑर्गेनिक खेती करा के अपना गेहूं चावल वहीं उगवाता है, वो सब्जी भी उगवाता है ना। हम लोग तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाला खाते हैं। आम लोग वास्तव में चूसे हुए आम ही होते हैं, इसीलिए आम कहा जाता है ना। हर कोई चूसता है, नेता चूसता है, विधायक चूसता है, प्रधानमंत्री चूसता है, मुख्यमंत्री चूसता है, अधिकारी चूसते हैं, थाने में पुलिस वाले चूसते हैं, सब चूसते हैं। बेचारा चुचुक जाता है आम आदमी ना। हाँ, अभी ये सपना देखकर अरबों का व्यापार चलता है। और मैं आपको खुलेआम बताता हूँ, सारे UPS, PW, विकास देवी कीर्ति, दृष्टि, खान, ये सब, इन सब का धंधा उसी से चलता है। ये सपना दिखाते हैं, झूठी मार्केटिंग करते हैं ना। अभी जैसे PWD का अलग पांड्या के हल्ला मचा रहा था, 200+ सिलेक्शन। सोचो ऑनलाइन में कितने स्टूडेंट हैं उसके, 5-6 लाख तो ऑनलाइन कोर्स बेचा होगा, 5-6 लाख लोगों को। ऑफलाइन तो शायद नहीं चलाता वो। इतने लाख में 200, और वो भी फर्जी बता रहा है। जो प्री पास कर लेते हैं उनको फ्री मेंस की क्लास दे दिया। फ्री मिलेगा तो आदमी जहर भी खाता है, तेरे को पता है। अगर फ्री मिल जाए ना, आदमी प्रचार ढंग से प्रचार कर दे, मेरा जहर खाओगे आप अमर हो जाओगे, है ना, है ना। झाग भी नहीं निकलेगा, आप शांति से, आप मतलब एकदम शानदार मौत मरोगे। ऐसा भी मार्केटिंग कर ले, फंसा ले आपको बोलचाल में, वो जहर भी बेच दे। जो खान करता है, खान, इन सब में बाकी सब तो योग्य भी हैं। विकास देवी कीर्ति बहुत योग्य हैं, बहुत जानकार हैं। PW वो IIT साइंस बैकग्राउंड में अच्छा जानकार है, लेकिन वही बोला वायरल हो गए, धंधा चल रहा है तो सारी जगह निचोड़ लो। ओनली IAS खरीद लिया उसको और वो IAS भी बना रहा है। सबसे गधत खान है ना, वो IIT के लायक है, ना नीट के लायक है, ना BPSC के लायक है वो। लेकिन सोच लो, वायरल हो गया कोरोना में तो BPSC का बेस्ट टीचर है, UPSC का बेस्ट टीचर है, गधों का।
आजकल देख रहे हो ना, बहुत सारे फर्जी वाले क्लेम कर रहे हैं यूपीएससी सिलेक्शन में, वीडियो आ रहा है, कोई बिहार का रंजीत है, कोई यूपी बिहार में तो साले बड़े बड़े ठग वहीं पैदा होते हैं। बता रहा हूँ तुमको, एक से बढ़कर एक ठग आपको यूपी बिहार में मिलेंगे, और एक से बड़े मूर्ख भी आपको वहीं मिलेंगे। हालांकि मूर्खों की संख्या छत्तीसगढ़ में भी कम नहीं है, लेकिन ठगों की संख्या कम है यहाँ। वहाँ गली मोहल्लों में ठग मिल जाएंगे आपको ना। सो आपको हंसी आएगा, एक तो बिहार का रंजीत है, और सोचो वहाँ के लोग इतने मूर्ख हैं, विधायक वहाँ का एसआई इतना मूर्ख है कि वो हवा उड़ा दिया कि मेरा यूपीएससी में रंजीत नाम है, मेरा रंजीत यादव, और मैं सेलेक्ट हो गया, और लोग जाके फूल माला और चढ़ा रहे, ब्रीफ केस दे रहे हैं उसको। हंसी आ जाएगा, तुमको दिखा रहा हूँ मैं। रुक जाओ, लड़की तो छोड़ो रे, वो लड़की तो समझ में आ रहा है, नहीं वो मेंस वो इंटरव्यू दी हुई है, उसका अलग किस्सा है। इसका देखोगे ना मुंह बात हो गया, अभी मुंह बात हो गया। हाँ हाँ हाँ, मुंह बात हो गया। आप मतलब सोचो कि लोगों का मूर्खता का स्तर ऐसा है कि लोग चेहरा देख के नहीं जान पा रहे ये यूपीएससी सेलेक्ट होगा ना। दिखा रहा हूँ तुमको, मज़ा आ जाएगा, वो वीडियो देखोगे मज़ा आ जाएगा। वो जरूर केजीएस का स्टूडेंट होगा, खान का स्टूडेंट होगा वो। हाँ, किसमें? अब इसमें नहीं रे, वो यूट्यूब में पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे रुक जाना, कैमरे के सामने इसी को रख दूंगा मैं। रुक जाओ, बड़ा मज़ा आएगा। मेरे को उसको दिखाना है कि मतलब लोग इतने गधे कैसे हो सकते हैं। विधायक, हाँ एसआई भी इतना गधा है। हाँ ये दे आगे मम्मी को खिला रहा था। एक तो कलाम ने कहा अपने पापा से, पापा मम्मी ने जला हुआ रोटी दे दिया। बोला बेटा मुझे जला हुआ रोटी पसंद है खाना, लेकिन दिल में लगी हुई मुझे पसंद। आईएएस ऑफिस में 18 घंटा पढ़ती है, मैंने 4 घंटा पढ़ता था। आईएएस 18 घंटे पढ़ती, मैंने 4 घंटा पढ़ता था और आईपीएस बन गया। ये मुंह खोला उतने में ही लोगों को समझ में आना चाहिए इसकी औकात क्या है। विधायक जा रहा है, माला पहना रहा है, ब्रीफ केस दे रहा है, वहाँ के एसआई बुला के इंटरव्यू ले रहा है इसका। ऐसे हाथ बांध के ऐसे खड़ा है जैसे आईपीएस साहब भाभी पटा के रखते हैं। ये आईएएस है, और लोग मूर्ख बन भी गए। और ऐसे ही यूपी और बिहार का बहुत सारा मामला आ रहा है ऐसा। यूपी में भी एक लड़की ऐसा ढूंढेरा पीट दी ना। चलो, तो ये क्या है, मेरा कहने का मतलब दूसरा स्टेज, पहला स्टेज आप खो चुके हो, दूसरा स्टेज अब आपको ब्रिलियंट बनना है। अभी भी नौकरियों में बहुत कंपटीशन है, तो आप उस समय चूक गए। आप उस समय ब्रिलियंट इसलिए नहीं बन पाए तो शायद आप उस तरह पढ़ते नहीं होगे, खेलने कूदने में ज़्यादा मन लगता होगा, या आप में से बहुत लोग उसी टीनेज में आकर्षण में बह गए होंगे, है ना, इधर उधर क्लास में किसी को पीछे पड़ गए होंगे, मन ही मन नहीं तो डायरेक्ट ये इधर उलझ गए। तो छोड़ो, चलो अब होश में आ जाओ। अगर ऐसा हो चुका है तो होश में आ जाओ। सेकंड राउंड, आपको जीवन में एक और मौका है। जीवन में एक और मौका है। अब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चुनते हो, एसएससी, रेलवे, सरकारी नौकरी ये चुनते हो। इसमें चुन लिए तो अब इसमें भिड़ जाओ। जो चीज़ आप पहले स्कूली लेवल में नहीं कर पाए उसको अब करना है। अब आपको वो ब्रिलियंट स्टूडेंट जो एनआईटी और नीट में आपके दोस्त यार या जो सेलेक्ट हुए हैं उनके जैसा आपको अब बनना है। अब सुधार करना है। आप कैसे, वो लोग क्या करते थे वो आपको सीखना है। कैसे आपको सिंसियरली 2-2.5 साल भिड़ना है। अब आप बन सकते हो, लेकिन दूसरा मौका चूक गए तो फिर तीसरा मौका नहीं। हाँ, लेकिन मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी इस जीवन में सब कुछ नहीं है। यदि आप कुछ और भी कर सकते हो, जैसे आप बहुत सारे स्किल भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन अगर आपके पास आप जीवन में अब भी अच्छा स्टेटस चाहते हो, जीवन में स्थायित्व चाहते हो, देखिए ये विकल्प है। अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है और अगर आपके माँ बाप के 50 एकड़ खेत है, माँ बाप के पास 10-15 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो भैया बिजनेस भी करके जीवन चल जाएगा।
लेकिन सबसे बुरा फंसता कौन है? लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास खासकर। मिडिल क्लास तो चलो थोड़ा बहुत उसके पास होता भी है, लोअर मिडिल क्लास और जो वो है उनके पास अपने जीवन को सुधारने का ये दूसरा मौका है, इसके बाद तो मौका नहीं है। या फिर आप प्राइवेट नौकरी करोगे, कहीं एसी बनाने का कला सीख जाओगे तो एसी बनाओगे, कहीं इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लोगे तो इलेक्ट्रिशियन का काम करोगे, कहीं सेल्समैन गिरी करोगे। विकल्प तो है जीवन में, लेकिन भाई क्या उतने विकल्प से आप संतुष्ट हो जाओगे? उस विकल्प से बात तो ये भी है ना। आपके पास जब मौका है, यदि आप उस समय भिड़ गए तो आप अपना जीवन बदल सकते हो, क्योंकि उम्र, सरकारी नौकरी का भी तो उम्र होता है ना देने का। वो उम्र बीत जाएगी तो आपके पास फिर तो कोई विकल्प ही नहीं है ना। फिर तो आपको या फिर ठगी का धंधा खोलना पड़ेगा, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री बनना पड़ेगा, आपको अनिरुद्धाचार्य बनना पड़ेगा, उसमें बहुत पैसा है। ठगो, मूर्ख बनाओ, बैठे बैठे पैसा कमाओ। लेकिन वो ठगना भी सबके बस की बात नहीं है ना। या फिर आपको आजकल जो छपरी लोग जिनमें कोई योग्यता नहीं थी, कोई योग्यता नहीं थी, वो समाज के गाली थे, गाली। लेकिन आज ये युग ऐसा है, जब से मोदी साहब आए हैं ऐसे लोगों का युग शुरू हो गया है। अरे गौ रक्षा की जय, माता की गौ रक्षा की जय, और क्या कहा है या सनातन की जय, और खूब गाली गलौज करते हैं, वो वायरल हो जा रहे हैं आजकल ना। वो भी पैसा कमा रहे हैं भैया खूब ना। एक रिद्धि शर्मा है, रिद्धिमा शर्मा है, कोई एक दक्ष चौधरी है, एक चूतिया, और दक्ष चौधरी, ऐसे कुछ हैं। मैं 3-4 लोगों को देखता हूँ वीडियो में। कोई इनके पास कला नहीं है ना, एक ठीक से कभी पढ़े होंगे, लेकिन इनके पास एक हथियार अपना लिया है, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाना है ना, गाली गलौज करना है और वायरल होना है, वो भी पैसा कमा रहे हैं। तो केवल कई बार ऐसा होता है कि केवल पैसा भी सब कुछ नहीं है, कि आदमी तो पैसा कमाने को तो चोर लुटेरे डकैत भी बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन क्या वो उनके जीवन में शांति है? वो क्या समाज में वो स्थान प्राप्त करते हैं? अच्छा जीवन जियो। अच्छा जीवन मतलब योग्य बनो, कहीं नौकरी पाओ, अच्छा पद पाओ, या फिर कोई ऐसी स्किल, अच्छी स्किल से आप बिना लोगों को ठगे हुए धन कमाओ ना। बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन भिड़ो। ये जो 2.5-3 साल का ये समय है, इसी समय भिड़ के जो कर सकते हो कर लो। जैसे जैसे लंबा समय बीतेगा मुश्किल शुरू हो जाएगी ना। चलो चलो आओ, टेक्टोनिक प्लेट से बात क्लियर है ना। इससे ज़्यादा अपने को नहीं जाने का है। यही नक्शे में जो दिख रहा है आपको, और जो आपके नोट्स में 2-4 चीज़ें होंगी, बस यही। अब देखो ये जो प्लेट है ये मूवमेंट करते हैं, प्लेट, क्योंकि इन तीनों ने क्या बताया, ये तीनों क्या बता रहे हैं? कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे हैं। इन तीनों ने बताया प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये प्लेट आपस में मूव करते हैं, प्लेट आपस में मूव करते हैं। तो इन प्लेटों का संचलन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। ये जो प्लेट है ना, इनका मूवमेंट 3 टाइप से होता है, 3 टाइप से। देखो, पहला एक अभिसारी संचरण। एक कैसा संचरण? अभिसारी। इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट मूवमेंट, कन्वर्जेंट मूवमेंट। एक होता है अपसारी संचरण, एक होता है अपसारी संचरण, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट। एक होता है समानांतर 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 संचलन, संचलन संचलन है ना, संचलन। इसको बोलते हैं पैरेलल मूवमेंट। इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल। समझो इसको। अब इसमें आना चाहिए, इमेज आ जाए तो अच्छी बात है। डायग्राम आना तो चाहिए। हाँ, आ गया। लेकिन साला ये केवल ये वाला ये है, ये यस, लेकिन साला ये दिखेगा नहीं, ऐसा लग रहा है। हाँ दिख रहा है। अरे एचडी में था ये। हाँ, अरे साला, अबे इसको ढकना पड़ेगा।
अरे अब ये बर्बाद हो गए है, आप क्या कॉपीराइट लगाए गए है ना, हो गया जितना ठगना था। यही हाल पीडब्ल्यू का भी होगा, एक दिन लिख लो, पीडब्ल्यू डिस्ट्रिक्ट खान, एक समय आएगा लोग त्रस्त हो जाएंगे, ठगी से परेशान हो जाएंगे, सब खुलेगा राज। आ जाओ। अरे साला मैं अभी ढका था इसको, चलो आ जाओ। ये प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट देख लो आप। ये वाला कौन सा मूवमेंट है, देखो ये वाला है अभिसारी, ये वाला कौन सा है अभिसारी। मतलब दो प्लेट चाहे महासागरी भी हो सकता है ये, मतलब ओशनिक प्लेट भी हो सकते हैं, कॉन्टिनेंटल भी हो सकते हैं, या एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशनिक प्लेट हो, बात समझ रहे हो, महाद्वीपीय और महासागरी प्लेट। दो प्लेट आपस में मुलाकात करेंगे, क्या होगा अभिसारी में, मुलाकात करेंगे, क्या होगा, देखो फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है फोर्स, तो मुलाकात होगा ना। अब दो प्लेट चाहे वो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, चाहे वो ओशनिक प्लेट हो, चाहे वो महाद्वीपीय प्लेट हो, चाहे वो महासागरी प्लेट हो, चाहे दोनों सेम हो जाए, दोनों प्लेट आपस में इस तरफ से फोर्स लगेगा, इस तरफ से ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा। इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, कंप्रेशन फोर्स। क्या कौन सा फोर्स, कंप्रेशन फोर्स, संकुचन फोर्स, क्या बोलते हैं इसको, संकुचन बल एक दूसरे की तरफ लगेगा, विपरीत दिशा में नहीं, एक दूसरे की तरफ लगेगा। तो कंप्रेशन फोर्स लगेगा तो जाहिर सी बात है एक समय आएगा दोनों मिलेंगे तो एक प्लेट नीचे धंस जाएगी, एक प्लेट ऊपर चढ़ जाएगी, यही होना है। कौन सी प्लेट नीचे धंसेगी, जो भारी होगी। भाई दोनों प्लेट का क्या एक ही मास होगा, एक ही द्रव्यमान होगा, एक ही साइज होगा, जरूरी है क्या, अलग अलग होंगे। जिसका द्रव्यमास, जिसका मास ज़्यादा होगा वो भारी है, ये भारी है तो इसको मान ले ये हल्की है, ये हल्की हो जाएगी, तो भारी क्या हो जाएगा, नीचे धंस जाएगा, और ये उसके ऊपर चढ़ने की, ये उसके ऊपर चढ़ेगी ना, समझ गए आप। एक इस तरह से मूवमेंट होगा, ठीक। अच्छा, जब इस तरीके का मूवमेंट होता है तो जानते हो ऊपर क्या बनता है, ऐसे ये चढ़ जाएगा तो ऊपर क्या बनेगा, ऐसा फॉल्ट्स बनते हैं, इसको वलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वलन, फोल्ड्स, क्या बोलते हैं इसको, फोल्ड्स। अब जब माउंटेन पर आऊँगा ना तो अपन स्पेशली इस पे डील करेंगे, जब बात आ गई तो मैं बता रहा हूँ भाई, ये चढ़ेगा इसके ऊपर तो ऐसे उठेगा, ऐसे पर्वत भी बनते हैं, है ना। जब दो प्लेट के बीच में अभिसारी संचलन होता है, मतलब कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है, कन्वर्जेंट मतलब पैचअप ना, कन्वर्जेंट मूवमेंट मतलब मुलाकात हो रहा है, तब ज्वालामुखी की घटना होगी, भूकंप आएगा, गर्त बनेगा, दोनों टकराएंगे तो बीच में गड्ढे भी बनेंगे, गर्त भी बनेगा, ट्रेंच बोलते हैं जिसको, और वलित पर्वत भी बनेंगे। क्या बनेगा, वलित पर्वत भी बनेंगे। ये ऐसा मूवमेंट होता है, एक ऐसा मूवमेंट। एक देखो ये डाइवर्जेंट मूवमेंट का डायग्राम ये है, ये मतलब दो प्लेट ऐसे अलग हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अलग। ये देखो बल दूसरे विपरीत लग रहा है, बल विपरीत, और जब विपरीत होगा तो भैया क्या क्रैक पड़ेगा, ये दोनों अलग होंगे तो ऐसे क्रैक पड़ेगा, क्या बनेगा, ये इसको भ्रंश, क्या बोलते हैं इसको, भ्रंश बनेगा, फॉल्ट बोलते हैं इसको, समझ रहे हो बात को, फॉल्ट। आज सिर्फ पूरा मन क्लास में नहीं है ना, होता है कभी कभी। देखो मैं तुम लोगों को डांटूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, तुम्हारी तरह मैं भी कभी वहाँ बैठा करता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी ना, तो मैं तुम्हारी मनोदशा, तुम्हारी साइकोलॉजी सब जानता हूँ, है ना। जैसे हम लोग उधर बैठते थे तो कई बार जो पढ़ा रहा हो तो उसको गरियाते भी थे, हाँ गरियाते भी थे, अरे साला क्या बोर कर रहा है, फिर ऐसे सो रहे क्लास में, कभी एक्टिव हैं, तो ऐसा होता है छात्र के जीवन में, ऐसा होता है ना। अब देखो इस तरीका का मूवमेंट, मतलब बल क्या हो रहा है, एक दूसरे के अगेंस्ट लग रहा है, एक दूसरे के अगेंस्ट, दूर जाएंगे,
दूर जाएंगे तो क्या होगा भैया, फटेगा, फटेगा तो क्या बनेगा, भ्रंश बनेगा, गर्त बनेगा। अच्छा, और एक मूवमेंट ये होता है पैरेलल मूवमेंट, मतलब एक टुकड़ा है ऐसे खिसक रहा है, ऐसे या ऐसे आगे पीछे खिसक रहा है, पैरेलल समानांतर मूवमेंट होता है ना। ये ऐसे प्लेट के मूवमेंट होते हैं, 3 प्रकार से मूवमेंट होते हैं, ठीक है, आपके नोट्स में रहेगा। अब सारी संचलन होता है तो इसका एक उदाहरण है ना, अमेरिका यूरेशियन है, देखो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, अब सारी का एक उदाहरण दिखाता हूँ ना आपको, इसका प्लेट कहाँ गया, अरे ये देखो, आइए इसका एक उदाहरण बताता हूँ अब सारी संचरण का। अबे वो बीच में जो गोदा हूँ वो मिटा रहा हूँ, ये देखो, एक आपको कटक मिलता है, इसको बोलते हैं अपन मध्य अटलांटिक कटक रिज, ये दिख रहा है, ये अटलांटिक ओशन में ये रिज, ऐसा रिज, इसको क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं, रिज, कटक, मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। ये अपसारी संचलन का उदाहरण है, ये अपसारी संचलन, मतलब यहाँ से ये 2 प्लेट विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में, तो मतलब इसका मतलब अंध महासागर के नीचे बड़ा सा लाइन से गड्ढा मिलेगा, हजारों किलोमीटर लंबा अंदर, है ना, पानी के नीचे, महासागर के नीचे ये दिखेगा आपको, जाओगे तो दिखेगा। कब जा रहे हो, अंध महासागर की तलहटी में जाना पड़ेगा देखने के लिए इसको, रिच को ना, ऐसा हजारों किलोमीटर मध्य अटलांटिक में रिच पैदा हो, समझ रहे हो। अब सारी संचरण का उदाहरण है ये, याद रहे, कभी पूछ सकता है ना, मिड अटलांटिक ओशियन रिज, मध्य अटलांटिक कटक, ये उदाहरण किसका है, अपसारी संचलन का, मतलब डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट का ना। इससे क्या क्या अलग हो रहे हैं, ये दोनों, मतलब पता चल रहा है कि ये भी दूर हो रहा है और ये भी दूर हो रहे हैं, ठीक, समझ गए। फिर अभिसारी संचलन आ जाइए, ये तो बहुत सारे उदाहरण इसके। फिर रूपांतरण देख लो इसमें, ठीक है, रूपांतरण संचलन या समानांतर संचलन का उदाहरण देख लो आप, एक ये कहाँ गया, ये इसका डायग्राम ये है ना, इसका एक डायग्राम उधर सैन एंड्रियास फॉल्ट दिखाता हूँ। कैलिफोर्निया में है ये, कैलिफोर्निया कहाँ है देश, कहाँ है, हाँ नॉर्थ अमेरिका। अबे सालो यूएसए का एक देश है कैलिफोर्निया। इधर कहाँ, इधर कहाँ कर रही, उधर था, आप उधर करके बताए थे जब अबे है, अरे साला इधर इधर है जब ये देखो ये है रिज, ये है सैन एंड्रियास फॉल्ट, ये देखो ये है कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास, ये देखो ऐसे ऐसे खिसका ना तो ऐसा संरचना बन गया है, खिसक रहा है ये ऐसे पैरेलल ना। इसका जो पैरेलल मूवमेंट का है उदाहरण क्या है, सैन एंड्रियास फॉल्ट कैलिफोर्निया ना। नहीं ज़्यादा गहरा नहीं है, गहरा तो आपको दिखना है क्या, मैं दिखाता हूँ अभी। ये ऐसा मूवमेंट हो रहा है इसलिए ना ऐसा ये खिसक रहा है। हाँ बात सब तो साला पैरेलल मूवमेंट टेक्टोनिक मूवमेंट का ही तो उदाहरण बता रहा हूँ ना, क्लियर है। आइए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक जो आप लोग बोल रहे ना, मैं आपको बताया था, कहाँ गया वो, ये यहाँ पर ना सोमालियन प्लेट है। अब ये अलग हो रहा है ना, ऐसे ऐसा करके ये वाला ये प्लेट सोमालियन है, सोमालियन। अफ्रीकन प्लेट से सोमालियन प्लेट अलग हो रहा है। अब इसका नामकरण सोमाली, क्योंकि इधर सोमालिया है, इसका नामकरण कर दिया गया सोमालियन प्लेट। ये अलग हो रहा है,
ये कौन सा मूवमेंट हो गया? डाइवर्जेंट, अपसारी संचरण ना, अपसारी संचरण मतलब गड्ढा बनेगा, हजारों किलोमीटर गड्ढा बनेगा ना। अच्छा, ये अलग हो गया। अब देख तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक लाखों करोड़ों साल बाद क्या होगा, ये हिस्सा अलग होकर यहाँ से जुड़ जाएगा, इंडिया से जाके टकरा जाएगा। तब तक पृथ्वी रहेगी भी नहीं, मेरे को नहीं लगता ना। ए चलो यहाँ शायद दिखा दे उसको। सोमालियन, इसको क्या बोलूँ मैं, रिच तो नहीं बोलते लेकिन दिखाना चाहिए डायग्राम। रिच नहीं बोलते उसको, रिच तो समंदर के हैं। अबे स्पेलिंग ही रिच नहीं बोलते, वो तो एक बार बोला ना। अपन इसको बोलते हैं सोमालियन प्लेट मूवमेंट। हजारों किलोमीटर, अरे नक्शे में नहीं भैया, अपने को वो तस्वीर देखना है। ये देख, ये देख, ये अलग हो रहा है, ऐसे अलग हो रहा है। मतलब ऐसा संभव है कि 1000-1500 साल बाद ये लंबा से एकदम वो बन जाए, है ना। ये बढ़ेगा ना, पहले तो हजारों सालों तक ये गड्ढा गहरा होगा, फटता जाएगा। नीचे पता चला 100 किलोमीटर तक गड्ढा दिख रहा है अपने को पहले, क्योंकि क्रस्ट ही हमारा कितना है, 100 किलोमीटर लगभग चौड़ा है ना। भूपरपटी अलग होगा धीरे से, है ना। फिर ये यहाँ से धीरे धीरे मूव करते करते लाखों सालों में इंडिया की तरफ आएगा। वो शुरू हो चुका है, ये हजारों किलोमीटर लंबा है। अबे साली, अबे तू भी क्लास में नहीं है लग रहा है। अरे कैलिफोर्निया वाला अलग चीज़ हो गया। मैं कहाँ पहुँचा, यहाँ हजारों किलोमीटर। ये जो है ना, ये भी वैसे ही दिख रहा है सैन एंड्रियास फॉल्ट, लेकिन वहाँ पर जो प्लेट का मूवमेंट कैसा है, टूट कर ऐसा मूव हो रहा है, ऐसा, है ना। और ये वाला सोमालियन यहाँ पर कैसा मूवमेंट हो रहा है, टूट रहा है, एक दूसरे से अलग जा रहा है ना। सॉरी, लेकिन क्या है, तू भी इधर उधर भाग रही है, तेरा भी मन इधर उधर भाग रहा है। अच्छा ठीक, ये मैं बोला ना, ये वाला, ये देखो टूट रहा है, ये देखो क्रैक पड़ रहा है, ये सब अलग हो जाएगा ना। चलो अब आइए, अगला टॉपिक हो गया प्लेट। अब कल आप लोगों को साइक्लोन बताया था क्या, चक्रवात नहीं बताया। चलो चक्रवात का एक छोटा सा हिस्सा बता दो। अरे रुको, उससे जुड़ा हुआ चीज़ बताना मुझे। चक्रवात, साइक्लोन बोलते हैं नॉर्मली अपन। चक्रवात कैसा होता है, ऐसा होता है हवा का, पवनों का गोल, देखे तो होंगे सब ना, ऊपर ऐसे, ऊपर से नीचे ऐसा तैरता है, भागता है रोड में, चक्रवात। इधर भी बनाते हैं, ये क्या, नदर्न हेमिस्फीयर ना, उत्तरी गोलार्ध, इक्वेटर के 0 डिग्री इक्वेटर के इधर उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इधर भी चक्रवात। इधर भी एक बना देता हूँ, इधर भी बना देता हूँ। चलो भाई, चक्रवात की एक खासियत होती है, चक्रवात बीच में कौन सा प्रेशर होता है, लो प्रेशर। बीच में दोनों चक्रवात है ना, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, एक इधर सदर्न हेमिस्फीयर का। जो चक्रवात है ये कैसा होता है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ वाले में है? अबे साले मेरे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो। देखो ये लो प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर होगा, इधर उल्टा हो जाता है। हाँ रुको तो सही, इधर
लो प्रेशर ना, ऐसा होता है। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो एक बार कंफर्म देख तो, गलत नहीं होना चाहिए। अरे तेरे है ना नोट्स में भी तो है क्या है? क्लॉकवाइज, अरे यार है पहला वाला, हाँ हाँ एंटी ये एंटी है, बस एक ठो याद रखना, ये एंटी है ना, पहले इधर 5 बजा फिर इधर अबे ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये तो क्लॉकवाइज ऐसा ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी। चलो तो एंटी है ना, पक्का मैच कर लो, तो सब गलत हो जाएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो चक्रवात है वो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। ये एंटी साइक्लोन है बे, ठीक है, ये एंटी क्लॉक होगा। ये क्या होगा? एंटी क्लॉक। एक तो याद रखना, बाकी सब हो जाएगा। सुनो, अगर ये चक्रवात है ना, ये क्या है? साइक्लोन, ये है चक्रवात, और ये क्या है? प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन, प्रति चक्रवात। अब देखो, एक याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन भी, देखो चक्रवात किसको बोलते हैं? बीच में लो प्रेशर होगा, बाहर हाई प्रेशर होगा ना। आपको याद रखना है कि चक्रवात में ये याद रखना है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, दोनों में लो प्रेशर हाई प्रेशर सेम होगा, लेकिन मूवमेंट में फ़र्क पड़ेगा। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा उल्टा, पहले 6 बजा फिर 5 बजेगा तो एंटी क्लॉक हो गया, ऐसा ठीक उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, घड़ी की सुई के आकार। अच्छा, वामवर्त और वामावर्त भी बोलते हैं, दक्षिणावर्त। तो वामावर्त कौन सा है? ये है वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इसी को क्या बोलते हैं अपन? वामावर्त। और ये क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त। ये रीजनिंग में भी आपके बहुत आता है काम ना, ये याद रखना। अब एक और चीज़, हमेशा जो एयर होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? चक्रवात और प्रति चक्रवात को एयर सिस्टम बोलते हैं, वायु प्रणाली, एयर सिस्टम बोलते हैं, है ना। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एयर सिस्टम, 2 वायु प्रणाली होती है, एक चक्रवात होती है और एक प्रति चक्रवात ना। एक बस याद रखना, ठीक बढ़िया हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में, लो प्रेशर अंदर, हाई प्रेशर बाहर। मूवमेंट कैसा होगा? हमेशा हाई प्रेशर से एयर लो प्रेशर की ओर जाता है, ऐसा अंदर की ओर जाएगा, बाहर की हवा ऐसा जाएगा, तो ये गोल गोल घूमेगा, सब चीज़ों को समेटता चला जाएगा अपने अंदर ना, और फिर ऊपर पहुंचाता जाएगा। अच्छा, इधर भी वही होगा, अंदर की ओर। हाँ 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 ठीक, वैसे ही जाएगा, हवा वैसी जाएगा। अब देखो, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, इधर प्रति चक्रवात क्या होगा? क्लॉकवाइज। इधर क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। हाई प्रेशर तो दोनों जगह, मतलब बाहर की ओर जाएगा। और क्लॉकवाइज कैसा हो गया? ऐसा बढ़ेगा, ये है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। और हवा कैसे जाएगा? बाहर की ओर, बाहर की ओर जाएगा ना। क्लियर है? यहाँ भी हवा बाहर की ओर ही जाएगा, लेकिन मूवमेंट कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है तो ये उल्टा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? ये क्लियर है? एक ठोक बस याद रखना, देखो चक्रवात में बीच में याद रखना लो प्रेशर, तो जाहिर सी बात है बाहर का याद रहेगा। चक्रवात में बीच में लो प्रेशर, और एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात में बीच में हाई प्रेशर।
फिर मूवमेंट पे प्रश्न आ सकता है। एक ही तो याद रखना, चक्रवात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में कैसा, एंटी क्लॉक। बस ये अगर इधर एंटी क्लॉक है तो इधर क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ये एंटी क्लॉक है तो इधर ही प्रति चक्रवात कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। इजी है, ये क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज, ये याद रखना। अब ये जो चक्रवात है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। यही चक्रवात वर्ल्ड मैप में अलग अलग जगह अलग अलग, इसी में बता देता हूँ, नहीं इसी में नहीं बताता, गड़बड़ हो जाएगा। यार रुको, नहीं वो नहीं बताया हूँ, मेरे को पता है, चल बता, फिर बताया था तो है। हाँ तो मैं, अरे ये बता चुका हूँ, जापान में अलग बोलते हैं। हाँ बताया था पक्का। ये सर ले लो, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिकल। ये लो भाई, ये देखो ऑस्ट्रेलिया में इसी चक्रवात को इस साइड ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, विली विली। प्रश्न पूछ जाएगा भैया, ऑस्ट्रेलिया के कौन सा पूर्वी तट, पूर्वी हुआ ना, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में क्या कहलाता है, विली विली, विली विली। और इंडियन ओशियन में ये आता है साइक्लोन, साइक्लोन इंडियन ओशियन में साइक्लोन। ये देखो इधर, ये जापान, और इधर टाइफून बोलते हैं, जापान चीन, इधर क्या बोलते हैं, टाइफून। प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है टाइफून। प्रश्न आएगा, इधर देख लो भैया, इधर कैरेबियन साइड, इधर हरिकेन, और फिर इधर ये कौन सा इलाका है, पश्चिमी अमेरिका तट, इधर अबे इधर ये क्या है, हरिकेन। अमेरिका में जो आता है टॉर्नेडो, हरिकेन इधर ना, हरिकेन, ये दोनों हरिकेन है, मतलब अमेरिका के कैरेबियन उधर आइलैंड, इधर तट पर, और इधर, इसको हरिकेन बोलते हैं। और अमेरिका में ये बीच में जो आता है टॉर्नेडो। क्लियर? अच्छा अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसी में याद रखना, साइक्लोन बनने के लिए दो कंडीशन जरूरी है, दो कंडीशन। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए दो कंडीशन जरूरी है। एक, चक्रवात समुद्र तल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। पहली बात यह, प्रश्न बन जाएगा ना, चक्रवात समुद्र तल से, सी बॉटम से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, 50। फैक्ट याद रख लो। और चक्रवात उत्पन्न कहाँ होता है, महासागर के में होगा, महासागर के ऊपर। महासागर का टेम्परेचर कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तभी चक्रवात बनेगा। कम से कम कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 27 डिग्री। याद रहे, प्रश्न यहाँ समझ आए, कम से कम महासागर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कम से कम। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो भी नहीं बनेगा, इससे कम हुआ तो भी नहीं, मतलब इससे ज़्यादा हो गया ना टेम्परेचर तो चक्रवात नहीं बनता। समझ गए आप, ये चीज़ें हैं। अब देखो एक और चीज़, पूरे विश्व का देखो, एक है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोगों ने देखा होगा चक्रवातों के अलग अलग नाम आते हैं, चक्रवात हुदहुद टकराया, है ना, ऐसे नाम आते हैं। तो इनका नामकरण का एक प्रोसेस है ना। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो इंडियन ओशन है ना, यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इधर साइक्लोन बोलते हैं, साइक्लोन। हमेशा आप इंडियन न्यूज़ में सुनोगे बे ऑफ बंगाल में, और उसमें भी जानते हो सर्वाधिक साइक्लोन किधर बनते हैं, इधर बंगाल की खाड़ी। तो साइक्लोन बोलते हैं, देखना न्यूज़ में सुनोगे तो चक्रवात बोलेगा, साइक्लोन बोलेगा, क्योंकि इधर साइक्लोन ही बोलते हैं, इधर बोलते हैं टाइफून, जापान चीन में ना। तो कैसे इंडियन ओशन में कोई चक्रवात आएगा तो उसका नाम कौन रखेगा, कैसे रखता है, देखो उसकी कहानी। इंडियन ओशन में जो चक्रवात जिनको जिनको प्रभावित करता है, इन 8 देशों का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक संघ बना दिया है, ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है ना। कौन कौन शामिल है, देखो प्रश्न बनेगा भैया, कौन कौन शामिल है। एक देख लो ओमान, यहाँ पर है ओमान, प्रश्न बनेगा ओमान। यहाँ पर देख लो कौन सा है, पाकिस्तान,
भाई भारत तो आपको पता ही है, यहाँ पर मालदीव्स है आइलैंड, मालदीव से श्रीलंका भी आएगा, यहाँ पर बांग्लादेश, म्यांमार और इंडोनेशिया, सॉरी थाईलैंड, थाईलैंड बन जाएगा। यहाँ से इंडियन ओशन में जो चक्रवात आते हैं इनका नामकरण कौन से 8 देश करते हैं, है ना, 8 देश। ये वाला इजी है, इंडिया भाई ये आप आराम से निकाल लोगे। पाकिस्तान, कोई भी चक्रवात आता है इधर प्रभाव डालता है, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, ये बांग्लादेश और भी इजी है, ओमान, म्यांमार और थाईलैंड। थाईलैंड तो सब नाम सुने ही होंगे, लड़के खासकर ये नाम सुने ही रहते हैं ना। और जीवन में मतलब ये अब मैं देखा 11, 12 तक के लड़के, कॉलेज के लड़के, अरे एक सपना है यार थाईलैंड जाना। पूछ दो साले क्यों जाना है तो उसका भी अटपटा सा उत्तर है, सैंडविच खाने जाते हैं थाईलैंड, इसलिए जाना चाहते हैं। थाईलैंड जाने का सपना क्यों है, सैंडविच मिलता है वहाँ। हाँ आज साला तो ऐसा इतना भोला मत बन, मेरे को पता है तो सैंडविच के अर्थ समझ गया। हाँ है ना, हाँ चलो इधर। शरीफ लड़के वहाँ जाने का प्लान नहीं करते हैं, ये जानता हूँ ना। जो आप एकदम ख़राब हो चुके होते हैं, दिमाग में अश्लीलता घुस चुकी होती है, वही लोग थाईलैंड। हाँ लेकिन मन में इच्छा है, पैसा नहीं इसलिए नहीं जाना चाहते। अच्छा उतना पैसा नहीं है तो लोग गोवा जाते हैं, फिर सेकंड डेस्टिनेशन गोवा। कहाँ? उससे अगर वो भी पैसा नहीं है ना तो सस्ता है, नेपाल की भी वैसा एटमॉस्फेयर मिल जाता है, नेपाल। चलो इधर आओ, इधर आओ पहले। अब देखो ये देश, पहले तो आपसे प्रश्न बन जाएगा, वो लिस्ट है, लेकिन नामकरण कैसे होता है। तो जितने भी देश शामिल है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको जमा लो पहले। सबसे पहले बांग्लादेश ही आएगा, उसके बाद अल्फ़ाबेटिक इंडियन डिक्शनरी ऑर्डर में इंडिया आएगा, फिर उसके बाद मालदीव्स आएगा, म्यांमार उसके बाद आएगा ना, क्योंकि एम है डिक्शनरी में, एम के बाद ए पहले आता है, ये पहले रहेगा, फिर म्यांमार, फिर ओमान, फिर पाकिस्तान, लास्ट में थाईलैंड। क्लियर है? ऐसे अगर एक बार अगर थाईलैंड ने कर लिया, इस बार इसकी बारी थी, तो जो भी चक्रवात आएगा थाईलैंड ने नाम दिया उसका, अगला चक्रवात का नाम बांग्लादेश देगा, उसके बाद के चक्रवात का नाम इंडिया देगा। ऐसा ये नियम है। अब देख लो आप, अक्टूबर 2025 में, अब ये देखो प्रश्न बन जाएगा, शक्ति एक चक्रवात आया था, शक्ति, इसका नामकरण किसने किया था? श्रीलंका ने। आप गलत हो जाए, आपको लगा शक्ति तो इंडियन नेम जैसा लग रहा था, इंडिया मार दोगे फटाक से, लेकिन कौन रखा था? श्रीलंका ने। उसी साल एक और चक्रवात आया उसके बाद इंडियन ओशन में, उसका बारी किसकी थी? थाईलैंड की। बारी किसकी थी? उसने रखा मोंथा। मोंथा चक्रवात का नाम 2025 में, प्रश्न कैसे बनेगा? 2025 में आए मोंथा चक्रवात का नाम कौन से देश ने रखा था? थाईलैंड। अब इसका मतलब ये है कि अब अगला 2026 में फिर चक्रवात आया, बांग्लादेश ने नाम रखा आसिफ। 2026 उसकी बारी थी बांग्लादेश की। 2026 में जो चक्रवात है उसका नाम रखा आसिफ। अब जो चक्रवात आएगा 2026 में उसका नाम गगन होगा। कौन का रखेगा? इंडिया। पहले से डिसाइड हो जाता है, पहले से मेरी बारी पहले से नाम तय हो जाता है। अब आ गया इसका नाम ये ना, तो ये नाम चक्रवातों के नाम पहले से तय होते हैं, पहले से डिसाइड हो जाते हैं। पूरे साल भर में जो अब ये आएगा तो मेरा है, मैं ये नाम हो जाएगा, ये है ये नाम, ऐसा। तो अब 2000 एक बार चेक करो तो गगन आ गया है कि आने वाला है? अभी तो समय नहीं है, आने वाला होगा। आसिफ आ चुका है। डिपेंड करता है, 5, 4, 5, 6 आ जाता है। हाँ कुछ ऐसे चलता जाएगा ऑर्डर में। देखो तो 2026
अक्टूबर अक्सर अक्टूबर नवंबर में आता है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? मार्च चल रहा है ना, अक्टूबर नवंबर में आता है, अभी नहीं आया होगा। लेना गगन साइक्लोन डाल सीधे, आसिफ साइक्लोन आ जाएगा। नहीं आना, आसिफ भी नहीं आना, आसिफ भी देख तो एक बार चेक कर। गगन नहीं आया, अक्टूबर नवंबर में आता है साइक्लोन। अक्टूबर नवंबर समझ रहे हो ना, थोड़ा ठंडा, हल्का फुल्का ठंडा आने लगता है, तभी तो 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। हाँ, इसका मतलब अब 2026 में पहला जो चक्रवात आएगा उसका नाम क्या होगा? एक ही चक्रवात थोड़ी आता, उसके बाद जैसे ही अगला चक्रवात आएगा वो उसका नाम हो जाएगा गगन ना। तो ये भी पूछ सकता है, और साला पीछे जाके भी 2025 में मोंथा चक्रवात नाम किसने रखा था? थाईलैंड। ऐसा पूछ सकता है 2026 में जो चक्रवात आने वाला है उसका नाम आसिफ किसने रखा? बांग्लादेश। गगन नाम कौन रखेगा? इंडिया। ऐसे ना, ये समझ गया चक्रवात। और डिटेल में चक्रवात थोड़ा ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, इसके बारे में बात होगी, आगे होगी, नहीं तो अभी तो आप लोग पगला जाओगे।